हेलो एवरीवन। तो हम लोग बच्चों वेव मोशन स्टार्ट कर चुके हैं और वेव मोशन में हम लोग इसके पहले क्लास में साउंड वेव के प्रोपगेशन के बारे में पढ़े। एक मीडियम में साउंड वेव कैसे प्रोपगेट करती है, क्या उस वेव के मोशन का मैकेनिज़्म क्या होता है, हम लोग इसके बारे में बात किए थे। क्लासिफिकेशन ऑफ वेव के बारे में पढ़े थे। मीडियम के बेस पर कैसे क्लासीफाई करते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैकेनिकल वेव, ठीक है। फिर मीडियम के पार्टिकल्स का जो वाइब्रेशन होता है उसके बेस पर ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में पढ़े थे, है ना। और फिर कुछ टर्म्स हम लोग पढ़े कि एक वेव के प्रोपगेशन के लिए कुछ टर्म्स का क्या मतलब होता है, वेवलेंथ का क्या मतलब है, फिर पार्टिकल्स के फेज का क्या मतलब है। तो ये सब कुछ बेसिक्स हम लोगों ने पढ़ा था एक वेव मोशन के रिगार्डिंग, जो कि शुरुआत करने के लिए बहुत ज़रूरी है हर चीज़ों को जानना कि भाई किस टर्म का क्या मतलब होता है। तो एक काइंड ऑफ इंट्रोडक्टरी क्लास था इसके पहले वाला, और आज हम लोग इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं, इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। और आज बात करेंगे डिफरेंट मीडियम में साउंड के वेलोसिटी कैसे चेंज करती है, किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, किन किन फैक्टर्स पर नहीं डिपेंड करती है। ये पूरी बात हम लोग आज करेंगे। फॉर्मूले देखेंगे कि क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, न्यूटन्स का क्या फॉर्मूला था साउंड के वेलोसिटी के बारे में, और क्या उसमें करेक्शन किया गया आने वाले टाइम में, ये सारी हम लोग बात करेंगे। और फिर खूब अच्छे कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे जो हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये पूरा हमारा आज का हमारा ये कह सकते हो कि एक प्रोग्राम रहेगा क्लास का, जिसको हम लेके आगे फॉरवर्ड चलेंगे, ठीक है। और जैसा कि हम सब जानते हैं एग्ज़ामिनेशन में टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो बहुत ध्यान से, बहुत कंसंट्रेशन के साथ जो भी चीज़ें हैं उसको अच्छे से पढ़ो। कोई भी सब्जेक्ट तुमको अगर लगता है कि परेशान कर रहा है बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा वक्त उस पर खर्च नहीं करना है, ठीक है। जो चीज़ें बहुत अच्छे से आ रही है, बहुत ईजिली तुमको समझ में आ रही है, उसको रिवाइज करो ताकि उसके क्वेश्चंस छूटने ना पाए, ठीक है। चलो तो बात करेंगे इसके बारे में लोग कि हमारा क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए अब इस आखिरी समय में, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसियस मीडियम, किसी गैसियस मीडियम में साउंड की वेलोसिटी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, ये हम देखते हैं। न्यूटन्स फार्मूला वेलोसिटी ऑफ साउंड के लिए जो फार्मूला हम लोग आज पढ़ेंगे उसमें एक न्यूटन्स फार्मूला भी है। बट न्यूटन्स फार्मूला क्या है, इसको समझने के पहले एक वेलोसिटी ऑफ साउंड का एक जनरल फार्मूला की बात करते हैं जो हर मीडियम में अप्लाई होता है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई मीडियम हो, हर जगह ये फार्मूला अप्लाई होता है। तो होता क्या है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड का बेटा फार्मूला किसी मीडियम में होता है ई बाई डी, स्क्वायर रूट ऑफ ई बाई डी। जहाँ ई क्या होता है, तो ये होता है उस मीडियम का इलास्टिसिटी, और डी होता है उस मीडियम की डेंसिटी। रिगार्डलेस ऑफ मीडियम, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, किसी भी मीडियम में इस फॉर्मूले को हम लोग यूज़ करते हैं फॉर द वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है। चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैस हो। तो v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ई बाई डी। मैं लिख दे रहा हूँ, वेयर ई इज कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम, उस मीडियम का कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, या हिंदी में कहते हैं उसको उस माध्यम का प्रत्यास्थता गुणांक, इंग्लिश में कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। एंड डी इज ऑफ कोर्स डेंसिटी ऑफ द मीडियम, जिस मीडियम में तुमको वेलोसिटी निकालनी है उस मीडियम की डेंसिटी, ठीक है। तो अब ये जो फॉर्मूला है वे इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ E बाई डी, वेयर E इज इलास्टिसिटी एंड D इज डेंसिटी। ये फॉर्मूला हर मीडियम में तुम्हारा अप्लाई होगा, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो। बस तुमको उस मीडियम के
इलास्टिसिटी के बारे में पता होना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी उस मीडियम का क्या है, एंड डी इज डेंसिटी, ठीक है। बट प्राइमरली हम लोग यहाँ बात करेंगे गैसियस मीडियम का, कि गैसियस मीडियम में वेलोसिटी ऑफ साउंड का क्या एक्सप्रेशन होता है, किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। तो होता क्या है, फॉर गैसियस मीडियम, अगर कोई गैसीय माध्यम है, कोई गैसियस मीडियम है, जो हमारा कि मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, इनफैक्ट अगर गैसियस मीडियम हो तो किसी भी गैसियस मीडियम के लिए, किसी भी गैसीय माध्यम के लिए जो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी होती है वो बेटा बी के बराबर होती है। अब ये बी क्या है सर, तो बी होता है उस मीडियम का बल्क मॉड्यूलस, इसको हिंदी में कहते हो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, इंग्लिश में कहते हैं बल्क मॉड्यूलस। अगर मीडियम तुम्हारा गैस है तो ये फॉर्मूले में जो ई है इट बिकम्स बी, जहाँ बी क्या होता है, बी इज बल्क मॉड्यूलस ऑफ द मीडियम, उस मीडियम का बल्क मॉड्यूलस, यानी हिंदी में कहते हैं बेटा इसको आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। वैसे अगर मीडियम लिक्विड भी है, अगर मीडियम लिक्विड भी है तो वहाँ पर भी ये फॉर्मूला बल्क मॉड्यूलस ही चलेगा, ठीक है। तो फॉर लिक्विड और गैस दोनों के लिए कह सकते हो। तो फॉर अ लिक्विड और गैसेस मीडियम जो ये इलास्टिसिटी है ई, ये बल्क मॉड्यूलस के इक्वल हो जाता है। बातों को ध्यान सुनना और सब चोले थोड़ा, ठीक है। तो V इज इक्वल टू फॉर्मूला होगा √E/T। लेकिन अगर मीडियम हमारा फ्लूइड है, फ्लूइड मतलब लिक्विड और गैस, उसमें दोनों आ गया, तो जो E है दैट बिकम्स इक्वल टू द बल्क मॉड्यूलस। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं, देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला हमें क्या मिलेगा बेटा, B/D। ये होगा वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला इन गैसियस मीडियम, जहाँ B क्या होगा उस गैसियस मीडियम का बल्क मॉड्यूलस। यहाँ तक क्लियर है, सिंपल है। अब यहाँ पर क्या होता है कि न्यूटन ने इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया, और जब साउंड वेव का प्रोपगेशन होता है किसी मीडियम में, किसी गैसियस मीडियम में बेसिकली, तो उसके लिए न्यूटन ने एक हाइपोथेसिस दिया कि जब साउंड का प्रोपगेशन किसी मीडियम से होगा तो उस मीडियम में क्या वेरिएशन होता है, उसके हिसाब से इस फॉर्मूले को आगे और चेंज किया गया। जैसे मान लो ये एक मीडियम है और ये मीडियम के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, एयर कह सकते हो। हम लोग गैसेस मीडियम की बात कर रहे हैं, तो सबसे अच्छा एयर से मीडियम अच्छा गैसेस मीडियम कौन होगा, ठीक है। तो मान लो बेटा ये मीडियम के पार्टिकल्स हैं और ये तुम्हारा साउंड वेव का प्रोपगेशन इस मीडियम में हो रहा है। तो न्यूटन ने इस फॉर्मूले को एक स्टेप और आगे बढ़ाए और कहा कि जब किसी मीडियम से साउंड वेव का प्रोपगेशन होता है तो उस मीडियम का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। अब मीडियम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है मतलब प्रोसेस कैसा होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, समतापी प्रक्रम होगा। तो न्यूटन ने ये कहा कि जब किसी मीडियम से, गैसेस मीडियम से बेसिकली साउंड वेव चलती है तो उस मीडियम के टेम्परेचर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उस मीडियम का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा, यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस होगा उस गैस में। जब साउंड वेव उस गैसियस मीडियम से गुजरेगी तो गैस में एक आइसोथर्मल प्रोसेस जैसा कंडीशन डेवलप होगा एंड टेम्परेचर ऑफ दैट गैसियस मीडियम विल रिमेन कांस्टेंट। ऐसा न्यूटन ने कहा था। अब न्यूटन ने कहा कि अगर गैसियस मीडियम का टेम्परेचर कांस्टेंट है तो मतलब न्यूटन के हिसाब से कि प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस।
कि भाई साउंड वेव का जो प्रोपगेशन है वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। ये न्यूटन का मानना था कि मीडियम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो अब आइसोथर्मल प्रोसेस का फॉर्मूला हम सब जानते हैं, P इंटू वी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है, ये गैसियस मीडियम एक आइसोथर्मल प्रोसेस के तहत साउंड वेव को प्रोपेगेट कर रहा है, तो वहाँ पर पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर हम लोग दोनों साइड को डिफरेंशिएट करते हैं, सपोज दैट विद रिस्पेक्ट टू वी, तो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में मान लो मैंने इन दोनों को डिफरेंशिएट किया, तो कांस्टेंट का क्या होता है, डिफरेंशिएशन ज़ीरो होता है। ठीक है, अब यहाँ पर u इंटू वी का हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। डिफरेंशिएशन के लिए कोई परेशान नहीं होना है कि डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है सर, कुछ नहीं है, जो फॉर्मूला आएगा बस उस पर ध्यान देना। एक प्रोसेस है, मैं कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इनका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो कांस्टेंट टर्म तो ज़ीरो हो गया। अब इनको डिफरेंशिएट करोगे तो पहले p लिखा और डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस फिर v लिखा एंड डिफरेंशिएशन ऑफ p इज इक्वल टू ज़ीरो। भाई जैसे डिफरेंशिएशन करते हो u इंटू वी का फर्स्ट फंक्शन को लिखा, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन को लिखा, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, यहाँ पर कांस्टेंट है, कांस्टेंट्स का डिफरेंशिएशन ज़ीरो होता है। क्लियर ना? तो ये तो हो गया वन, यू गॉट p प्लस v इंटू डी पी बाई डी वी इज इक्वल टू ज़ीरो, और यू कैन से p इज इक्वल टू माइनस टाइम्स v इंटू डी पी बाई डी वी कह सकते हो। तो विल गेट p इज इक्वल टू माइनस, अच्छा इसको ऐसे बोल सकते हैं डी पी अपॉन डी वी बाई वी, ऐसे बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये फॉर्मूला तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है पक्का। dp इज चेंज इन प्रेशर और dv इज चेंज इन वॉल्यूम और v है ओरिजिनल वॉल्यूम। ये जो चेंज इन प्रेशर है ये होता है वॉल्यूम स्ट्रेस, इसको हिंदी में कहते हो आयतन प्रतिबल, और जो नीचे है बेटा वो साफ दिखाई दे रहा है वॉल्यूम स्ट्रेन। ठीक है, तो ऊपर है वॉल्यूम स्ट्रेस, नीचे है वॉल्यूम स्ट्रेन, आयतन प्रतिबल और आयतन विकृति। इतना तो पता होगा, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेन। ये सब तो पढ़े होगे, स्ट्रेन स्ट्रेस वगैरह सब थोड़ा बहुत सबको पता होगा। तो डी वी बाई वी इज वॉल्यूम स्ट्रेन एंड डी पी इज वॉल्यूम स्ट्रेस। तो इसको मैं तुमको लिख के दिखाऊँ तो इट इज़ नथिंग बट वॉल्यूम स्ट्रेस डिवाइडेड बाई योर वॉल्यूम स्ट्रेन। ठीक है, तो वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन को ही हम कहते हैं बल्क मॉडुलस, आवर बल्क मॉडुलस। तो ये जो बल्क मॉडुलस है वो किसके बराबर आया, p के बराबर आ गया। यानी कि जो गैसेस मीडियम है उसमें जब साउंड का प्रोपगेशन हो रहा है तो उस मीडियम का जो बल्क मॉडुलस है वो मीडियम के प्रेशर के इक्वल होगा इन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो न्यूटन ने ये माना कि भाई साउंड वेव का जो प्रोपगेशन है उसमें गैसियस मीडियम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, और अगर गैसियस मीडियम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो उसका जो बल्क मॉडुलस है वो उसके प्रेशर के इक्वल आएगा। क्लियर है? तो अगर बल्क मॉडुलस प्रेशर के इक्वल है, इन दैट केस देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ गैसियस मीडियम, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ गैसियस मीडियम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? तो v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ p अपॉन d। ये हमारा एक गैसियस मीडियम में वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला हो जाएगा v इज इक्वल टू p बाई डी, क्योंकि
जो बल्क मॉडुलस है वो प्रेशर के इक्वल हो गया है। ठीक है, तो न्यूटन का ये मानना था कि ऐसा होता है। तो न्यूटन ने साउंड वेव के लिए ये फॉर्मूला दिया, v इज इक्वल टू पी बाई डी, जहाँ p उस मीडियम का प्रेशर है, गैसेस मीडियम का, और d उस मीडियम की डेंसिटी। तो इस फॉर्मूले को ही बोलते हैं बेटा न्यूटन्स फॉर्मूला। दिस फॉर्मूला इज नोन एज न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ गैसियस मीडियम। किसी गैसियस मीडियम में साउंड के वेलोसिटी के लिए न्यूटन्स का फॉर्मूला v इज इक्वल टू अंडर रूट पी बाई डी, जहाँ p उस मीडियम का प्रेशर है और d उस मीडियम की डेंसिटी। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले की बात मैं कर रहा था, बट ये फॉर्मूला बहुत देर तक रह नहीं पाया सही, क्योंकि इस फॉर्मूले में कुछ मिस्टेक्स दिखाई पड़ी। एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ से ये फॉर्मूला मैच नहीं किया, कुछ इसमें मिस्टेक्स थी, उस मिस्टेक्स को करेक्ट किया गया एंड दैट वाज करेक्टेड बाय लाप्लास। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लाप्लास करेक्शन, कि इसमें क्या करेक्शन हुआ, क्या मिस्टेक्स थी और लाप्लास का फॉर्मूला क्या बना। ठीक है, तो स्टिल लॉट ऑफ वर्क टू डू इन दिस फॉर्मूला। ठीक है, बट इसको एक बार कॉपी कर लो तो चलेंगे हम टुवर्ड्स कि लाप्लास करेक्शन क्या है और इस फॉर्मूले में क्या खामी है, इसको कैसे दूर किया गया। ठीक है, तो डू इट क्विकली। तो आगे चलते हैं और देखते हैं बच्चों कि इसमें अब लाप्लास करेक्शन क्या होता है। तो हमने भी देखा कि न्यूटन ने साउंड के प्रोपगेशन को एक आइसोथर्मल प्रोसेस माना, कि उस गैसियस मीडियम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, और ये मान करके एक फॉर्मूला निकाल करके हमको दिया। वो फॉर्मूला ये था, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर अपॉन डेंसिटी। अगर उस प्रोसेस को आइसोथर्मल मान लिया जाए तो ये फॉर्मूला आता है। P उस मीडियम का प्रेशर है जो कि बल्क मॉडुलस के बराबर हो गया था, और D इस मीडियम की डेंसिटी है। ये न्यूटन का मानना था। ऑलमोस्ट इस फॉर्मूले को देने के 100 ईयर्स बाद, लगभग 100 सालों बाद, इस फॉर्मूले को करेक्ट किया गया कि इसमें क्या गलती है। और करेक्ट कैसे किया गया, तो वह क्या कि हम लोगों ने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर एयर में साउंड के वेलोसिटी को मेज़र किया। ध्यान से बस सुनना, एक एक्सपेरिमेंटली हमने मेज़र किया कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर साउंड की वेलोसिटी एयर में कितनी होगी। एक्सपेरिमेंटली मेज़र कर लिया। फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर साउंड की वेलोसिटी को एयर में इस फॉर्मूले से निकाला गया, तो दोनों में बहुत डिफरेंस आया। इस फॉर्मूले से हम लोग जब निकालते हैं एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड v की जो वैल्यू आती है 280 मीटर पर सेकेंड के आसपास आती है। इस फॉर्मूले से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर एयर की प्रेशर की जो वैल्यू होगी उसको रखा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर एयर का जो एक एवरेज डेंसिटी होगी उसको रखा। तो एयर का प्रेशर, एयर की डेंसिटी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रख करके मैंने कैलकुलेट किया, तो वेलोसिटी कितनी है, 280 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आई इस फॉर्मूले से। लेकिन जब हम लोग एक्सपेरिमेंटली इस चीज़ को देखें तो वेलोसिटी ऑलमोस्ट 331 मीटर पर सेकेंड आई। एक्सपेरिमेंटली, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, रेगुलर हमेशा ये वैल्यू आ रही है 331। तो एक्सपेरिमेंटली 331 आ रही है और फॉर्मूले में बता रहा है 280। कि थोड़ा बहुत डिफरेंस अगर होता, चलो मानते, चलो ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो गया है, एक्सपेरिमेंट में कुछ बातें होंगी, कंडीशंस नॉर्मलाइज्ड नहीं हुई होगी, है ना, हो गया होगा। बट कहाँ 280, कहाँ 331, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। यानी कि इस फॉर्मूले में ही कहीं ना कहीं मिस्टेक है, कुछ एजम्पशन में मिस्टेक है, या फॉर्मूले के
फॉर्मेशन में मिस्टेक है, कुछ ना कुछ मिस्टेक है, क्योंकि ये फॉर्मूला एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के साथ मैच नहीं कर रहा है। तो न्यूटन का ये फॉर्मूला गलत हो गया। अब न्यूटन का फॉर्मूला गलत होना बहुत बड़ी बात है भाई, ये छोटी मोटी बात नहीं। न्यूटन मतलब बहुत बड़ा नाम है ना। बट ऐसा नहीं है कि कभी किसी से गलती नहीं हो सकती, ठीक है। न्यूटन से भी गलती हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो न्यूटन का जो मानना था कि भाई जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है, यहीं पर न्यूटन से गलती हुई। थोड़ा सा उन्होंने इस चीज़ को गलत एजम्पशन कर लिया। लैप्लास ने इस चीज़ को देखा और समझा कि नहीं भाई ये गलत है। न्यूटन ने जो कहा था कि जब साउंड वेव प्रोपगेट होती है तो मीडियम का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और प्रोसेस इज़ एन आइसोथर्मल, इसमें थोड़ा सा करेक्शन करने की ज़रूरत थी। और वो करेक्शन किसने किया? लैप्लास। लैप्लास ने क्या करेक्शन किया? लैप्लास ने कहा कि अगर ये कोई मीडियम है, स्पेसिफिकली गैसियस मीडियम की बात हम लोग कर रहे हैं बच्चों, इस बात को ध्यान देना, हम गैसियस मीडियम में सारा बातचीत कर रहे हैं। अगर कोई ये गैसियस मीडियम है और गैसियस मीडियम में अगर साउंड वेव प्रोपगेट होती है तो उस मीडियम के जो गैसियस मीडियम है वो मीडियम में और आसपास का जो सराउंडिंग है उनके बीच हीट का एक्सचेंज नहीं होता। मतलब लैप्लास के अकॉर्डिंग उस गैसियस मीडियम और आसपास का जो सराउंडिंग है उसमें हीट का लेना देना नहीं होता, नहीं गैसेस सिस्टम से बाहर जाती है ना बाहर से अंदर आती है। यानी समझ गए होगे मैं क्या बोलने वाला हूँ। हाँ, जो प्रोसेस है साउंड वेव का प्रोपगेशन जब किसी गैसियस मीडियम से होगा तो जो प्रोसेस होता है वो आइसोथर्मल नहीं बल्कि एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। लैप्लास ने इस बात को समझा, अप्लाई किया और फिर एक नया फॉर्मूला बनाया, ठीक है। इस फॉर्मूले को करेक्ट करते हैं, उस फॉर्मूले को बोलते हैं हम लोग लैप्लास करेक्शन। तो लैप्लास ने एज्यूम किया कि भाई जब साउंड वेव का प्रोपगेशन होगा किसी मीडियम से तो उस मीडियम जो गैसेस मीडियम और आसपास का जो सराउंडिंग है उसमें कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होगा एंड द प्रोसेस विल बी एन एडियाबैटिक प्रोसेस। तो लैप्लास ने कहा कि प्रोपगेशन of sound wave is an adiabatic process। उससे मान लें कि भाई ये एडियाबैटिक प्रोसेस है और एडियाबैटिक प्रोसेस में जैसा कि हम जानते हैं PV2 पावर गामा इज इक्वल टू क्या होता है? कांस्टेंट, ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस में PV2 पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। फिर अब इसको जैसे डिफरेंशिएट किया था, डिफरेंशिएट करते हैं फिर इसको। लेट अस सपोज वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किया गया और कांस्टेंट कितना है बच्चों? 0, ठीक है। सो P इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ V2 पावर गामा प्लस V2 पावर गामा डिफरेंशिएशन ऑफ P इज इक्वल टू 0। जैसे करते हो, फर्स्ट फंक्शन को लिखा, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड फंक्शन को लिखा तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इस नॉर्मल करते हो, ठीक है। बहुत परेशान मत होना कि क्या हो रहा है। अगर ठीक है, दिक्कत है, लास्ट में जो रिजल्ट आएगा हमें सिर्फ उससे मतलब है फिलहाल, फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है। टाइम कम है, बहुत परेशान नहीं होना है, जो मतलब की चीज़ है उसको समझना है। बाकी फिजिक्स पढ़ने का बहुत अभी वक्त बचा हुआ है, ठीक है। पहले एग्ज़ाम पर फोकस करना है, एटलीस्ट क्वालिफाई करना है, फिर देखेंगे फिजिक्स से भिड़ेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहले जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है वो हम लोग देखते हैं। तो अब P इसमें x की पावर n का अगर हम लोग डिफ्रेंशिएशन लगाएं तो nx n-1, ठीक है। जैसा करते हो डिफ्रेंशिएशन प्लस V2 पावर गामा dp बाई dv एज इट इज इक्वल टू 0। तो अगर यहाँ से बेटा मैं V2 पावर गामा -1 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा? P इंटू गामा
और प्लस यहाँ से v टू पावर गामा माइनस 1 कॉमन निकालनी है, तो फिर भी v का एक पावर बचेगा एंड dp बाई dv विल बी 0। सिंपल मैथमेटिक्स चल रही है। p टू पावर गामा प्लस v इंटू dp बाई dv इज इक्वल टू 0 मिल गया। सो p टू पावर गामा इज इक्वल टू माइनस v dp बाई dv। कोई दिक्कत नहीं है, बोल सकते हैं सर। नाउ p टू पावर गामा इज इक्वल टू p इंटू गामा, सॉरी नॉट पावर, माइनस dp बाई dv बाई v बोल सकते हैं इसको, ठीक है। वॉल्यूम को नीचे कर दिया और यही तो है तुम्हारा बेटा dp जो होता है चेंज इन प्रेशर, इसी को तो बोलते हैं वॉल्यूम स्ट्रेस। अभी बताया कुछ देर पहले ना, इसके पहले बताया था dp मतलब चेंज इन प्रेशर, जो कि वॉल्यूम स्ट्रेस आयतन प्रतिबल को कहते हैं। dv अपॉन v चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम स्ट्रेन, ठीक है, आयतन विकृति। तो इसको हम कह सकते हैं बेटा वॉल्यूम स्ट्रेन, और वॉल्यूम स्ट्रेन अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेस को ही हम कहते हैं द बल्क मॉडुलस। ये तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला भी आता है, ठीक है। देयरफॉर यू गॉट b इज इक्वल टू p इंटू गामा। यहाँ तक क्लियर है। देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर का फॉर्मूला। अच्छा, इसके पहले जो लोग न्यूटन्स फॉर्मूला पढ़ रहे थे, तो वहाँ जो बल्क मॉडुलस आया था वो ओनली p के इक्वल आया था, तभी फॉर्मूला बना था p बाई डी, b की जगह p रख दिया, ठीक है। इसमें फ़र्क क्या है, बस p इंटू गामा आएगा, इतने ही फ़र्क से हमारा फॉर्मूला करेक्ट हो जाएगा। बस यही करेक्शन करना है, इतने ही फ़र्क से फॉर्मूला हमारा जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और कैलकुलेशन वाले वैल्यू में फ़र्क आ रहा था, वो फ़र्क मिट जाएगा, सिर्फ इतने छोटे से फ़र्क से। एंड देयर विल बी सिमिलरिटी बिटवीन दिस फॉर्मूला एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ठीक है। तो जो न्यूटन्स एक्सप्रेशन में बल्क मॉडुलस केवल प्रेशर के बराबर आ रहा था, या प्रेशर इंटू गामा के बराबर आ जाएगा। नाउ वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर v इज इक्वल टू जो b बाई डी था, देयरफॉर v इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, गामा p अपॉन d, ठीक है। ये गामा p अपॉन d ही हमारा मेन फॉर्मूला है, जिसको हम लोग अब आगे यूज़ करेंगे। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ गैसियस मीडियम का फॉर्मूला v इज इक्वल टू अंडर रूट गामा p बाई डी, इसी को हम बोलते हैं लैप्लेस करेक्शन। और ये था तुम्हारा बेटा न्यूटन्स फॉर्मूला। तो अच्छे से देख सकते हो कि न्यूटन फॉर्मूला और लैप्लेस करेक्शन में क्या डिफरेंस है। न्यूटन्स के फॉर्मूले में केवल p बाई डी है, यहाँ पर गामा p बाई डी है। इस फॉर्मूले से ये जो दोनों में डिफरेंस आ रहा था वो नहीं आएगा, और जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है और जो फॉर्मूले से आई वैल्यू है वो दोनों मैच कर गई, और तब से इसको हम लोग एक्सेप्ट किए एज अ यूनिवर्सल फार्मूला फॉर द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ गैसियस मीडियम, ठीक है। तो कॉपी करो इसको, चलते हैं फिर आगे। तो अब आगे चलते हैं बच्चों, इस फॉर्मूले के एक दो और वेरिएशन है, उनको भी पढ़ लिया जाए, फिर हम लोग इस पर क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है। जैसे v is equal to, we got this gamma p upon d। ये फॉर्मूला हम लोगों ने पता कर लिया थैंक्स टू लैप्लेस, जिसने इस फॉर्मूले को हमको दिया। गामा उस मीडियम का कांस्टेंट होगा, जानते हो Cv बाई Cv किसी गैस के लिए गामा की वैल्यू होती है। और बहुत दिन नहीं बीता होगा, हम लोग जानते हैं गामा डिपेंड्स ऑन एटमॉस्फेरिटी ऑफ गैस, ठीक है। गामा गैस की एटमॉस्फेरिटी पर डिपेंड करता है, गैस के परमाणुकता पर निर्भर करता है। पढ़ चुके हम लोग। प्री प्रेशर डी डेंसिटी लैप्लेस फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है। नाउ अगर मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और चेंज करना चाहूँ और इस फॉर्मूले को टेम्परेचर के टर्म्स में निकालना चाहूँ,
तो कैसे ला सकते हैं, पी वी इज इक्वल टू क्या होता है, एन आर टी, एंड एन इज मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास नंबर ऑफ मोल इंटू आर टी बोल दिया। नाउ P इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम इंटू आर टी बाई एम नॉट बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी, तो P इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू आर टी बाई एम नॉट, या एम नॉट क्या है, उस गैसियस मीडियम का मॉलिक्यूलर मास। अब डेंसिटी को अगर मैं यहाँ भेज दूँ तो वी गॉट P बाई डी इज इक्वल टू आर टी बाई एम नॉट। तो P अपॉन डी के बदले अगर फॉर्मूले को मुझको जो प्रेशर के टर्म्स में है, अगर उसको टेम्परेचर के टर्म्स में अगर चेंज करना हो तो P बाई डी के जगह इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर कम एज इट इज़, और P बाई डी के बदले आर टी बाई एम नॉट, आर टी बाई एम नॉट, और वो भी स्क्वायर रूट के अंदर। तो ये हो गया तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ साउंड का एक और फॉर्मूला, बट इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। वो प्रेशर के टर्म्स में था, ये तुम्हारा टेम्परेचर के टर्म्स में है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। टेम्परेचर वाले फॉर्मूले ज़्यादा तुम्हारे यूज़ आएंगे जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो। ठीक है, तो दिस इज़ योर फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। नाउ एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स, अगर दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पर हम लोग गैस के अंदर वेलोसिटी ऑफ साउंड को कंपेयर करना चाहें तो हम कह सकते हैं V1 बाई V2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ T1 बाई T2। क्योंकि यहाँ साफ हमें दिखाई दे रहा है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, साफ हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो V1 बाई V2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ T1 बाई T2। ठीक है, एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, ये हम लोग वेलोसिटी का बात कर सकते हैं। नाउ एक और फॉर्मूला हमारे पास है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जानना चाहिए, यहीं से हम लोग उसको लेकर के आते हैं। देखना फॉर्मूला क्या है, इफ एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड वेलोसिटी इज V नॉट। मान लिया कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर गैस के अंदर साउंड की वेलोसिटी V नॉट है, एंड एट T डिग्री सेंटीग्रेड वेलोसिटी इज VT, और T डिग्री सेंटीग्रेड पर 10, 20, 50, 100 आगे जो पूछा जाए, उस टेम्परेचर पर गैस की वेलोसिटी इज VT। तो 0 डिग्री पर V नॉट और T डिग्री सेंटीग्रेड पर VT, उस गैस के अंदर साउंड की वेलोसिटी मैंने मान ली। पुट करते तो V1 के बदले V नॉट, V2 के बदले VT। क्लियर है। नाउ T1 इज केल्विन में है, तो केल्विन में 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 भी ऐड करोगे, T1 केल्विन में। T2 में T कोई टेम्परेचर जिस पर हम निकालना चाह रहे हैं प्लस 273, सिंपल सा फॉर्मूला है। केल्विन में इस बात को ध्यान रखना, केल्विन में ये सारा केल्विन में होता है, तो केल्विन में हमने चेंज कर दिया। ठीक है, नाउ V नॉट बाई, इसको अगर मैं रिवर्स कर दूँ, VT को ऊपर और V नॉट को नीचे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो T प्लस 273 बाई 273 होल टू दी पावर 1/2, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ VT बाई V नॉट इज, अगर मैं 273 को अलग अलग कर दूँ तो क्या आएगा, 273 बाई 273 कितना हो जाए बच्चों, 1 प्लस T बाई 273 होल टू दी पावर 1/2। क्लियर है। अब यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम यूज़ किया जाएगा। बाइनोमियल थ्योरम तो सबको पता होगा, बहुत बार मैंने यूज़ भी किया है। 1 प्लस एक्स टू पावर n
अप्रॉक्सीमेटली क्या होता है 1 प्लस एन एक्स। एन की वैल्यू को एक्स से बस मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स टू पावर एन, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स टू पावर एन इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। देख लो उस फॉर्मूले को, एन की वैल्यू 1/2 है, एक्स की वैल्यू 2/2 73 है, तो 1 प्लस एक्स टू पावर एन 1 प्लस एन एक्स अप्लाई कर दें। Therefore, Vt by V नॉट इज 1 प्लस टी बाई ये 546 आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना। Therefore, Vt इज इक्वल टू V नॉट प्लस V नॉट अपॉन 546 इंटू टी, ठीक है। जहाँ V नॉट क्या था, तो V नॉट था 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर साउंड की वेलोसिटी। और मान लो मीडियम अगर एयर है तो फॉर एयर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर साउंड की जो वेलोसिटी होती है बेटा वो 332 मीटर पर सेकेंड के अप्रॉक्स होती है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर एयर में साउंड की वेलोसिटी। तो जब मैं इसको यहाँ पुट करूँगा तो वैल्यू कुछ ये आ जाती है 332 प्लस 0.61 इंटू टी। ये भी एक फॉर्मूला है वेलोसिटी ऑफ साउंड को निकालने के लिए। इन एयर स्पेसिफिकली ओनली इन एयर, अगर कोई दूसरा गैसेस मीडियम है तो वहाँ अप्लाई नहीं होगा क्योंकि एयर में ही 332 होता है। अब इसको यूज़ कैसे करना है सुनो। 332 मीटर पर सेकेंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर एयर में वेलोसिटी है, ठीक है। टी किसी और डिग्री सेंटीग्रेड पर 10, 20, 50 जो हमसे पूछा जाए, तो अगर मुझसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर गैस का वेलोसिटी दिया, गैस में एयर में साउंड का वेलोसिटी दिया है और पूछा है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेलोसिटी क्या होगी, तो बस यहाँ 20 पुट कर देना है, यहाँ से तुमको वेलोसिटी मिल जाएगी। ये सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला है, किसी भी टेम्परेचर पर तुम वेलोसिटी ऑफ साउंड निकाल सकते हो इन एयर, ठीक है। बस तुमको यहाँ पे टेम्परेचर रखना होगा। जैसे व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो चुपचाप यहाँ 50 रखो और कैलकुलेट कर लो, तुमको मिल जाएगा आंसर। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बट सिर्फ एयर के लिए, बाकियों के लिए नहीं, क्योंकि एयर के लिए ही वैल्यूज रखी गई है, ठीक है। अब यहाँ से एक बात और क्लियर हो गई, यहाँ पर t इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 0.61 आ जाएगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि हर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ने पर जो साउंड की वेलोसिटी होती है वो 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाएगी। हर 1 डिग्री पर 0.61 बढ़ जाएगी। 1 डिग्री बढ़ाया 0.61, फिर 1 डिग्री, फिर 0.61, फिर 1 डिग्री, फिर 0.61। तो हर 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो साउंड की वेलोसिटी में 0.61 मीटर पर सेकेंड का इजाफा हो जाएगा। ये फॉर्मूला को ऐसे भी समझ सकते हो, मैं इस चीज़ को लिख दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। Therefore, we can say if temperature of air increases by 1 degree centigrade, the velocity of sound in air also increases by 0.61 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इस फैक्ट को बहुत अच्छे से याद रखना, ये बहुत तुमको हेल्प करेगा। हर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे प्लस 0.61, फिर 1 डिग्री प्लस 0.61। तो एयर में हर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर वेलोसिटी में 0.61 का इजाफा होगा। ये फॉर्मूला ये कहता है। बाकी इसको कैलकुलेशन में भी यूज़ कर सकते हो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेलोसिटी पता है और किसी दूसरे टेम्परेचर 20, 30, 50, 40 पर हमको निकालना है,
रख दिया, कैलकुलेशन किया, आ गया हमारा फॉर्मूला। बट ओनली फॉर एयर में बार बार कह दे रहा हूँ। अगर कोई और मीडियम है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, वॉटेवर जो भी है, तो फिर ये जो फॉर्मूला है हमारा गामा आर टी बाई एम नॉट, उस फॉर्मूले को ही हमें यूज़ करना है। ठीक है, क्लियर है? तो ये फॉर्मूला वेलोसिटी ऑफ साउंड का इन टर्म्स ऑफ प्रेशर है, और ये फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। एम नॉट सबको पता है, ये मॉलिक्यूलर मास होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर मैं स्टार लगा देता हूँ ताकि तुमको याद रहे कि इसको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कॉपी कर लो। अब चलेंगे हम लोग इस पर कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, डू इट। तो हम आगे चलते हैं बच्चों, और हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं, एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ज़्यादातर क्वेश्चन देखो बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे इन टॉपिक से, थोड़े कॉन्सेप्चुअल होंगे, थोड़े फॉर्मूला बेस्ड भी होंगे। प्रैक्टिस करोगे अच्छे से क्वेश्चन कर पाओगे डेफिनेटली। ठीक है, तो एग्जैक्टली हो बहू मैं वही क्वेश्चंस, वैसे ही क्वेश्चंस लेके तुम्हारे लिए आ जाऊँ जैसे एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं, करें क्वेश्चन लोग। कह रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ अ वेव इन ए मीडियम इज 960 मीटर पर सेकेंड। एक वेव है किसी मीडियम में, उसकी वेलोसिटी इज 960 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ वेव इज 960 मीटर पर सेकेंड इज फाइन। चलो, if 3600 pulses passes through a point of the medium in 1 minute। अब इसका क्या मतलब है? पल्स का क्या मतलब है? किसी पॉइंट से 3600 पल्स पास कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है इन 1 मिनट? और देखते हैं इसका क्या मतलब है, यहाँ से हमको क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जैसे मान लो ये मीडियम के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और इन मीडियम से इन पार्टिकल से हो करके वेव को आगे बढ़ना है। 3600 पल्सेस पासेस थ्रू अ पॉइंट इन 1 मिनट। कोई एक पॉइंट पकड़ लिया मैंने, ए ऑफ द मीडियम। इस पॉइंट से 3600 पल्स पास कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, एक पल्स का मतलब एक वेव, और एक वेव पास करेगा तो ये एक बार ऊपर, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, ये एक पल्स का इफेक्ट होगा ऑन दिस पार्टिकल। तो एक्चुअली में जो पल्स दिए है वो फ्रीक्वेंसी है कि ये पार्टिकल कितनी बार ऑसिलेट करेगा इन 1 मिनट। एक पल्स जब पहुंचेगा तो ये एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट करेगा, 2 पल्स पहुंचा तो ये 2 ऑक्सीलेशन कंप्लीट करेगा। मतलब जितने नंबर ऑफ पल्स पहुंचेंगे पार्टिकल पर, वो उतने ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा। तो अगर मैं कहता हूँ कि 3600 पल्स मतलब जो वेव होती है उसकी बात हो रही है, तरंग कह सकते हो, तो इस पॉइंट ए पर 1 मिनट में 3600 पल्स आए हैं, गुजर रहे हैं। यानी ये पार्टिकल 1 मिनट में 3600 टाइम्स ऑक्सीलेशन परफॉर्म करेगा इन 1 मिनट। यानी कि ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी इज 36 पल्सेस इन 1 मिनट। Therefore, frequency of wave is equal to, फ्रीक्वेंसी को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं भाई, फ्रीक्वेंसी पर सेकंड होना चाहिए, तो 1 मिनट है, 6 से डिवाइड कर दोगे तो मैं कितना आ जाएगा, ये आएगा 60 पर सेकंड। यानी पर सेकंड ये 60 टाइम्स ऑसिलेट करेगा। हर एक सेकंड में 60 पल्स इस पॉइंट ए से या ऐसे सारे पॉइंट से होकर गुजरेंगे। तो 60 इज द इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वेव। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है, पूछा है सर व्हाट इज वेवलेंथ ऑफ द वेव। तो v इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है सर, एन लैम्डा। v इज 960, n इज 60 इंटू लैम्डा। तो यू गॉट लैम्डा इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर।
अच्छा मीटर पर सेकंड में है, तो ये तुम्हारा बेटा ये 16 मीटर विल बी द आंसर। तो 16 मीटर जो होगा वो वेवलेंथ होगा उस वेव का, जिसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन हमें दिया। ये समझ गए कि 36 पल्सेस पर मिनट था, तो 36 पल्सेस को मैं चेंज करूँगा पर सेकंड में, तब तो फ्रीक्वेंसी मिलेगी। तो पर सेकंड में चेंज करने के लिए डिवाइड किया मैंने 60 से, ठीक है, एंड वी गॉट 60 पल्सेस पर सेकंड। तो 60 पल्स पर सेकंड है फ्रीक्वेंसी, तो v इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है एन लैम्डा, वेलोसिटी इज गिवन, एन इज देयर, यू गॉट लैम्डा इज इक्वल टू 16 मीटर इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव। क्लियर है? आसान सा क्वेश्चन था, बस समझना था कि ये पल्स का मतलब क्या होता है। क्लियर है? तो कर लो, चलेंगे टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइन। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। एट 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर, ये प्रेशर की वैल्यू दे रहा है कि 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर है, और इस प्रेशर पर द वॉल्यूम स्ट्रेन, जो वॉल्यूम स्ट्रेन है जिसको कहते हो आयतन विकृति, वॉल्यूम स्ट्रेन इज 5 × 10⁻⁵। तो एट दिस प्रेशर द वॉल्यूम स्ट्रेन इज दिस मच। इसका तो तुमको मतलब समझाता हूँ क्या है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए, है ना। सिर्फ हमको क्वेश्चन नहीं करना है, समझना भी कि चीज़ कहाँ से ली गई है, क्या इसका मतलब है। जैसे मान लो एक कोई वॉल्यूम का सैंपल है, एक लिक्विड का वॉल्यूम है, वाटर की बात हो रही है, वाटर का मैंने छोटा सा वॉल्यूम कंसिडर किया, लेट अस टेक स्फेरिकल शेप का, ठीक है। तो इस पर मैं चारों ओर से प्रेशर एक्सर्ट करता हूँ, ठीक है। इस वॉल्यूम पर, जो वाटर का है वॉल्यूम, एक छोटा सा सैंपल है, इस वाटर के वॉल्यूम पर, सैंपल पर चारों ओर से प्रेशर एक्सर्ट करता हूँ। कितना प्रेशर? प्रेशर इज 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब इतने प्रेशर पर जब उस लिक्विड को, उस वॉल्यूम को, उस वाटर के सैंपल को इतने प्रेशर से जब चारों ओर से हम लोग कंप्रेस करेंगे, दबाएंगे, तो उसके वॉल्यूम में कुछ कमी आएगी, ठीक है। तो उसके वॉल्यूम में बेटा कुछ कमी आएगी, तो वॉल्यूम में चेंज अपॉन उसका इनिशियल वॉल्यूम जो होगा वो होता है वॉल्यूम स्ट्रेन। तो ये हो गया तुम्हारा बेटा वॉल्यूम स्ट्रेन, और ये कितना दे रखा है? 5 × 10⁻⁵, ठीक है। और ये तुम्हारा dV भी कह सकते हो, चेंज इन प्रेशर या फिर प्रेशर, ठीक है। ये दोनों वैल्यू हमको पता है, ये चेंज इन प्रेशर और दैट इज योर वॉल्यूम स्ट्रेन। अभी मैंने डेरिवेशन किया था बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला, तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या आया था? dV/v, वॉल्यूम स्ट्रेस बाई वॉल्यूम स्ट्रेन आया था। तो अगर मैं बल्क मॉडुलस निकालना चाहूँ, दिस इज 10⁵ एंड दिस इज 5 × 10⁻⁵, ठीक है। तो कितना हो गया बच्चों? ये 0.2 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये निकल गया बल्क मॉडुलस उस वाटर का, इस वाटर का मैंने निकाल लिया बल्क मॉडुलस। ये बल्क मॉडुलस निकालने के लिए ही ये तुमको इन्फॉर्मेशन दिया था। अब हमसे पूछा है व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वाटर, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वाटर, जो कि लिक्विड है। अब भी मैं तुमको शुरुआत में बताया था कि लिक्विड के लिए भी वही फॉर्मूला यूज़ होगा जो गैसेस मीडियम के लिए यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो फॉर लिक्विड V इज इक्वल टू B/D, बल्क मॉडुलस और उसका डेंसिटी। पानी की बात, जल की बात हो रही है, पानी की बात हो रही है, वाटर की बात हो रही है। तो V इज इक्वल टू √B/D इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वाटर, जहाँ B क्या होगा? उसका बल्क मॉडुलस, और बल्क मॉडुलस मैंने निकाल लिया भाई वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन करके।
डेंसिटी हमको दे रखा है। अब यहाँ बल्क मॉडुलस की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो बल्क मॉडुलस इज 0.2 10⁻10 एंड डेंसिटी इज दिया है बच्चों 10⁻3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू √2 इज देयर, और इसको ऊपर ले आओगे तो 6 बोल सकते हैं इसको। ठीक है, 9 - 3 इज 6, तो ये कितना हो जाएगा, √2 इज 1.414 इंटू 10⁻3 मीटर पर सेकेंड इज योर आंसर। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हें वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वाटर। तो याद रखना लिक्विड मीडियम भी अगर आता है तो हम लोग इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ b/d, जहाँ b क्या होगा उस लिक्विड मीडियम का बल्क मॉडुलस और d क्या होगा डेंसिटी। बाकी गैसेस मीडियम के लिए हम लोग को फॉर्मूला पता ही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। चलेंगे आगे टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी कॉपी कर लो इसको। ओके फाइन, तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो भी आंसर आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा, वो भी एक फॉर्मूला है। उस फॉर्मूले को हमको याद रखना है एज अ फैक्ट। आगे के क्वेश्चंस में हम लोग उसको फिर डायरेक्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जो भी रिजल्ट आएगा उसको अच्छे से देखना और मेमोराइज करना आगे के क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, चलो कह रहे व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ आरएमएस वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। किसी गैस के आरएमएस वेलोसिटी की बात हो रही है, बहुत अच्छे से इसको लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ आरएमएस वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। किसी गैस के मॉलिक्यूल के आरएमएस वेलोसिटी की बात हो रही है, उसका रेशियो निकालने की बात हो रही है किसके साथ, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द सेम गैस। किसी गैस के अंदर जो उसके मॉलिक्यूल का आरएमएस वेलोसिटी है और उस गैस के अंदर जो साउंड की वेलोसिटी है, उन दोनों का रेशियो पूछा है। मतलब कहने का ये हुआ कि मान लो अगर मैं तुमको ये एक वेसल बना के दूं जिसमें कोई गैस भरी हुई है, ठीक है, इसमें एक साउंड वेव मान लो प्रोपोगेट कर रही है, तो इस गैस के मॉलिक्यूल का जो आरएमएस वेलोसिटी होगा, ठीक है, जो गैस के मॉलिक्यूल का आरएमएस वेलोसिटी है और जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होगा इन द सेम गैस, इसी गैस के अंदर जो साउंड की वेलोसिटी है, उन दोनों का रेशियो निकालो। आरएमएस वेलोसिटी भी उसी गैस के मॉलिक्यूल का और साउंड की स्पीड भी उसी गैस के अंदर जिसका मॉलिक्यूल है, दोनों के वेलोसिटी का रेशियो पूछा गया है। अब क्लियर क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन था कि किसी गैस के मॉलिक्यूल के आरएमएस वेलोसिटी का और उस गैस के अंदर अगर साउंड वेव प्रोपोगेट हो रही है तो साउंड वेव की वेलोसिटी का रेशियो बताओ। तो मॉलिक्यूल के आरएमएस वेलोसिटी का फॉर्मूला हम सबको पता है, 3RT/m0 होता है, जहाँ m0 क्या है, उस गैस के मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास, T इज टेम्परेचर, R इज गैस कांस्टेंट। बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं इसके बारे में हम लोग, जब लोग पढ़े थे क्या, हाँ, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में इसके बारे में बहुत अच्छे से हम लोग समझे, जानिए क्या होता है। ठीक है, तो 3RT/m0 इज द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल एट एनी गिवन टेम्परेचर। अब रहा बात वेलोसिटी ऑफ साउंड का इन द सेम गैस, तो किसी भी गैसियस मीडियम में साउंड के वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोग अभी निकाले हैं, गामा RT/m0। बोलो, अभी निकाले हम लोग कि V ऑफ साउंड इज गामा RT/m0। देयरफॉर Vrms अपॉन V साउंड अगर करोगे, डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, तो ये हो गया 3RT/m0 डिवाइडेड बाई गामा RT/m0। तो RT/m0 तो कट गया एंड यू गॉट व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन गामा। तो ये Vrms अपॉन V साउंड का फॉर्मूला हुआ स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन गामा। इसको एज अ फॉर्मूले के तौर पे
याद रख लो। गैस के मॉलिक्यूल का आरएमएस वेलोसिटी, उसी गैस में साउंड की वेलोसिटी का रेशो स्क्वायर रूट ऑफ 3/गामा। क्लियर है। अब आगे कई ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हम लोग इस रिजल्ट को डायरेक्ट यूज़ करेंगे कि वहाँ पढ़े थे वी आर एम एस अपॉन वी साउंड इज इक्वल टू √3/गामा। ठीक है, डायरेक्ट एज अ रिजल्ट यूज़ करेंगे आगे आने वाले क्वेश्चंस में। क्लियर है, सिंपल है। तो थर्ड क्वेश्चन हो गया, जल्दी करो, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ओके फाइन, तो चलते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 कह रहा है कि एट व्हाट टेम्परेचर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर विल बी डबल ऑफ वेलोसिटी एट 57 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है, कितने टेम्परेचर पर साउंड की वेलोसिटी एयर में 57 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वेलोसिटी है उसकी डबल हो जाएगी। सिंपल क्वेश्चन है भाई, 57 डिग्री सेंटीग्रेड पर कुछ वेलोसिटी है एयर में साउंड की, अब कितने टेम्परेचर पर ये वेलोसिटी बढ़ करके डबल हो जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, अप्लाई करते हैं फॉर्मूला। अभी फॉर्मूला पढ़े हम लोग, सिंस v इज इक्वल टू गामा RT/m0। ठीक है, तो वी कैन से एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स, अगर दो डिफरेंट टेम्परेचर्स की बात करें तो V1/V2 इज स्क्वायर रूट ऑफ T1/T2 बोल सकते हो। ठीक है, V1 मान लो 57 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेलोसिटी है, ठीक है, और V2 उसकी अब डबल होने वाली है, कितने टेम्परेचर पर ये फाइंड करना है। तो V1 इज V, V2 इज 2V। T1 की वैल्यू क्या होगी सर, अभी बात किए हो 273 + 57। T2 हमको फाइंड करना है भाई, सेंटीग्रेड है, केल्विन में चेंज करोगे ना, तो 57 को मैं चेंज कर दिया केल्विन में, तो कितना हो जाएगा ये 330 केल्विन, नीचे T2 काट दिया, दो तरफ स्क्वायर रूट कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 1/4 और वो कितना हो जाएगा बेटा 330/T2, तो T2 कितना हो जाएगा 0 and 1320 केल्विन। तो इतने टेम्परेचर पर तुम्हारा वेलोसिटी साउंड का 57 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वेलोसिटी था उसका डबल हो जाएगा। सेंटीग्रेड में अगर चेंज करना है और 1320 - 273, तो इसको मैच करो तो कितना आएगा। ठीक है, तो इसको मैच कर दिया सेंटीग्रेड में निकालने के लिए, तो इसको माइनस करोगे तो शायद 1047 डिग्री सेंटीग्रेड आंसर आएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस इस बात को ध्यान रखना कि कैलकुलेशंस हमें केल्विन में करना है, जो टेम्परेचर देगा उसको चेंज कर लो, फिर लास्ट में अपना सेंटीग्रेड में चेंज कर दो, वो अलग बात है, मगर कैलकुलेशन शुड बी डन इन केल्विन। ठीक है, तो 57 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वेलोसिटी थी 1047 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका डबल वेलोसिटी हो जाएगा साउंड का किसी गैसियस मीडियम में, एयर की बात हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन 4 हो गया, चलिए क्वेश्चन 5 की तरफ, जल्दी कर लो इसको। ओके फाइन, तो चलते हैं क्वेश्चन में 5 की तरफ। 5th क्वेश्चन में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैसेस में वेलोसिटी का कंपैरिजन हमको करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो सैंपल हमारे पास है, एक सैंपल है ऑक्सीजन गैस का, ठीक है, और दूसरा सैंपल कह लो, दूसरा मीडियम कह लो, वो है हमारा नाइट्रोजन गैस का।
ठीक है। तो हमने दो मीडियम लिया, एक ऑक्सीजन मीडियम और एक नाइट्रोजन मीडियम फॉर द वेलोसिटी ऑफ साउंड। कह रहा है कि ऑक्सीजन गैस में कितने टेम्परेचर पर साउंड की वेलोसिटी वही होगी जो नाइट्रोजन मीडियम में 14 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। मतलब नाइट्रोजन गैस में 14 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो साउंड की वेलोसिटी होगी उतनी ही ऑक्सीजन गैस के अंदर कितने टेम्परेचर पर तुमको मिलेगी। क्वेश्चन क्लियर है? वो सिंपल सा है भाई, नाइट्रोजन गैस में जो 14 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेलोसिटी है वो ऑक्सीजन गैस में कितने टेम्परेचर पर तुमको मिलेगी। क्लियर है? मतलब हमको ऑक्सीजन गैस में वो टेम्परेचर फाइंड करना है जहाँ पर वेलोसिटी नाइट्रोजन गैस के 14 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेलोसिटी के बराबर हो जाए। तो टेम्परेचर की बात हो रही है, तो साउंड के वेलोसिटी के लिए जो टेम्परेचर का फॉर्मूला पढ़े हैं उसको अप्लाई करते हैं। तो वी नो दैट V इज इक्वल टू गामा RT बाई एम नॉट। ठीक है। तो अगर मैं ये कहूँ कि V नाइट्रोजन इज इक्वल टू क्या करना है, V ऑक्सीजन करना है। नाइट्रोजन गैस के अंदर साउंड की वेलोसिटी ऑक्सीजन गैस के अंदर साउंड की वेलोसिटी के बराबर हमको दिखाना है। तो ये कितना हो जाएगा, 3RT नाइट्रोजन अपॉन M नाइट्रोजन विद 3RT लिख रहा हूँ मैं, RMS वेलोसिटी लिख रहा था। साउंड की वेलोसिटी गामा RT नाइट्रोजन बाई M नॉट इज नाइट्रोजन का 28 हम सबको पता है। ठीक है। नाइट्रोजन गैस के मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट 28, वी ऑल नो दैट। ठीक है। V इज इक्वल टू गामा RT बाई एम नॉट स्क्वायर रूट में। ठीक है। ऑक्सीजन गैस की बात कर लो तो गामा इज गामा RT ऑक्सीजन बाई दैट इज 32। क्लियर है? दोनों की वेलोसिटी को बराबर दिखा दिया। दोनों ही डाई एटॉमिक गैस है, नाइट्रोजन भी ऑक्सीजन भी, और गामा डिपेंड करता है एटमॉस्फेरिक पर। तो जब दोनों डाई एटॉमिक गैस है तो दोनों के लिए गामा तो सेम होगा, गामा तो कैंसिल, आर कांस्टेंट है वैसे ही कैंसिल, बच गया ये, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। तो स्क्वायर कर दोगे तो टी नाइट्रोजन डिवाइडेड बाई 28 इज इक्वल टू टी ऑक्सीजन बाई 32। ठीक है। और नाइट्रोजन का टेम्परेचर दिया 14 प्लस 273 ऐड भी करेंगे केल्विन में। तो 14 प्लस 273 बाई 28 इंटू 32 इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, टी ऑक्सीजन की वैल्यू। ठीक है। तो 43778 डिवाइडेड बाई 28 इंटू 32 इज इक्वल टू TX। सिंपल सा कैलकुलेशन खाली करना है। तो इफ आई डिवाइड बाई 4 या 7 से डिवाइड कर दो, 7 4 जा और 7 41 आ जाएगा, और ये हो गया 8 टाइम्स कैंसिल। तो टी ऑक्सीजन कितना आएगा, 328 केल्विन। ठीक है। 328 केल्विन है, इसको सेंटीग्रेड में चेंज करोगे तो और 328 माइनस 273, तो 27 वहाँ से 28 वहाँ से, तो टी ऑक्सीजन कितना आ जाएगा बच्चों, 55 डिग्री सेंटीग्रेड इज योर आंसर। ठीक है। तो 55 डिग्री सेंटीग्रेड वो टेम्परेचर होगा ऑक्सीजन गैस का जहाँ पर वेलोसिटी नाइट्रोजन गैस के 14 डिग्री सेंटीग्रेड के वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगी। सिंपल सा कैलकुलेशन था, सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके है, फाइन है। तो कर लो। चलिए क्वेश्चन नंबर लो 6 की तरफ।
डू इट। फाइन, तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 क्वेश्चन कह रहा है, कंपेयर कर रहा है हीलियम और हाइड्रोजन गैस में साउंड के वेलोसिटी को हमें बात करनी है कि हीलियम में इतना है तो हाइड्रोजन गैस में कितना होगा। जनरली ऐसे क्वेश्चन आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस में साउंड की वेलोसिटी का कंपेयर होगा, वैल्यू पूछी जाएगी, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आएंगे इन डिफरेंट डिफरेंट गैसेस। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस की बात हो रही थी, यहाँ पर बात कर रहा है हीलियम और हाइड्रोजन। याद रखना, हीलियम इज़ मोनोएटॉमिक गैस, हाइड्रोजन इज़ डाइएटॉमिक गैस। तो उसके हिसाब से गामा की वैल्यू ध्यान से हमको देख करके पुट करनी होगी। क्लियर है? और देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हीलियम गैस इज 960 मीटर पर सेकेंड। हीलियम गैस में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर साउंड की वेलोसिटी हमको दिया गया है, दैट इज 960 मीटर पर सेकेंड। हीलियम के अंदर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर उतने ही टेम्परेचर पर, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही हाइड्रोजन गैस में वेलोसिटी कितनी होगी, ये पूछा गया है। अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीलियम में इतनी है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाइड्रोजन में कितनी होगी, ये हमसे पूछा गया है। कंपैरिजन जस्ट है हीलियम में और हाइड्रोजन में, ठीक है। तो कह सकते हो, तुमको मैं बताऊं कि सपोज दैट ये दो मीडियम है, एक मीडियम है हम लोग का हीलियम मोनोएटॉमिक गैस, एक है हाइड्रोजन। दोनों का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसमें साउंड की वेलोसिटी है 960 मीटर पर सेकेंड। इसमें साउंड की वेलोसिटी क्या होगी एट द सेम टेम्परेचर, ये हमसे पूछा गया है। क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है? अप्लाई करते हैं फॉर्मूला। तो V इज इक्वल टू गामा RT बाई m0, ये हमारा फॉर्मूला होता है। टेम्परेचर दोनों का सेम है, टेम्परेचर चलो कट जाएगा, डिवाइड दोगे तो R गैस कांस्टेंट है, कैंसिल हो जाएगा। गामा दोनों गैस का अलग अलग होगा क्योंकि एक मोनोटॉमिक है एक डाइटोमिक है, गामा रहेगा, कैंसिल नहीं होगा। और मॉलिक्यूलर वेट भी हीलियम का कितना होता है बेटा 4 और हाइड्रोजन का कितना होता है 2, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट भी हम लोग को पता है। और गामा हीलियम के लिए गामा मोनोएटॉमिक गैस है, याद कर लो, सब पढ़ाई हो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में। हर गैसेस के लिए, मोनोएटॉमिक के लिए, डायटोमिक के लिए Cp Cv गामा सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो फॉर मोनोएटॉमिक गैस गामा इज इक्वल टू 5/3 एंड फॉर डायटोमिक गैस गामा इज इक्वल टू 7/5 अगर वाइब्रेशन नहीं हो रहा है तो, ठीक है। तो जब दोनों का हमको मॉलिक्यूलर वेट पता है, जब दोनों का हमको गामा पता है, तो फिर हमको क्या चीज़ चाहिए, सिंपल सा कैलकुलेशन करना है, आ जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाइड्रोजन के अंदर साउंड की वेलोसिटी। चलो करते हैं। तो V इन हीलियम डिवाइड बाई V इन हाइड्रोजन क्या होगा बच्चों, तो गामा हीलियम अपॉन m हीलियम डिवाइडेड बाई गामा हाइड्रोजन बाई m हाइड्रोजन, सॉरी m हाइड्रोजन, ठीक है। बाकी सब तो कैंसिल आउट हो गया, ROT कैंसिल आउट हो गया। तो दिस विल बिकम गामा हीलियम अपॉन गामा हाइड्रोजन, और ये पलट के कितना हो जाएगा बेटा m हाइड्रोजन अपॉन m हीलियम। सिंपल सा कैलकुलेशन है, तो पहले उसकी पुट कर दो। गामा हीलियम इज 960, गामा हाइड्रोजन सॉरी तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। हीलियम में वेलोसिटी 960, हाइड्रोजन में फाइंड करनी है। गामा फॉर हीलियम इज वी ऑल नो दैट कितना होता है 5/3। गामा फॉर हाइड्रोजन जो कि डायटोमिक गैस है 7/5।
इंटू m हाइड्रोजन बाई m हीलियम कितना हो जाएगा, 5 ऊपर गया 25, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 7 थीजा 21 इंटू 2, आई थिंक ये कुछ ऐसा आएगा 25/√42, ठीक है। तो अब ये तुम्हारा 960/V2 इज इक्वल टू दिस मच है, ठीक है। अब इसका वैल्यू मुझे कैलकुलेट करके तुम लोग थोड़ा सा मेहनत करके √42 की वैल्यू निकाल करके हाइड्रोजन की वेलोसिटी मुझको बताओगे, ठीक है। तो इसको तुम लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसको सॉल्व करने पर हाइड्रोजन की वेलोसिटी कितनी आएगी। इतना तो कर सकते हो, सिंपल कैलकुलेशन है। √42 की वैल्यू फाइंड कर लो, √25 इज 5, वो दिया है तुमको 960, कैलकुलेट करके पता करके बताओ कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन गैस। क्लियर है, कर सकते हो, डू इट। ओके फाइन, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन होगा। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि हीलियम और नाइट्रोजन गैस के लिए साउंड के वेलोसिटी का रेशियो निकालो, कि हीलियम में और नाइट्रोजन में साउंड की वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा एट द सेम टेम्परेचर। तो अगेन हीलियम मोनोटॉमिक गैस है, गामा उसका पता है हमको। नाइट्रोजन डायटोमिक गैस है, गामा उसका हमको पता है, ठीक है। तो V इज इक्वल टू गामा RT बाई m0, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो V इन हीलियम, V इन नाइट्रोजन इज इक्वल टू, गामा रह जाएगा, R और T कैंसिल, तो गामा हीलियम डिवाइड बाई m हीलियम डिवाइडेड बाई गामा नाइट्रोजन बाई m नाइट्रोजन। सिंपल सा कैलकुलेशन, R कैंसिल, T कैंसिल, टेम्परेचर सेम है। तो V हीलियम अपॉन V नाइट्रोजन विल बी इक्वल टू, गामा एक तरफ कर लो, गामा हीलियम बाई गामा नाइट्रोजन इनटू क्या हो जाएगा फिर ये, m नाइट्रोजन बाई m हीलियम। अब वैल्यूज पुट कर दिया जाए तो गामा हीलियम इज मोनोटॉमिक गैस है 5/3, नाइट्रोजन डायटोमिक गैस है 7/5, ठीक है। मास ऑफ नाइट्रोजन इज 28, हीलियम कितना होगा बेटा 4, तो कितना हो गया ये 25/21 इंटू 7, ठीक है। कैंसल्ड आउट एंड यू विल गेट √25/3 और 5/√3, ठीक है। तो हीलियम में और नाइट्रोजन में साउंड की वेलोसिटी का रेशो कितना है बेटा, 5:√3 इज योर आंसर, ठीक है। क्लियर है, आसान सा क्वेश्चन था। तो देखो बेटा, ऐसे ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, जैसा कि तुम इसको देख रहे हो, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, तो जल्दी कर लो, आगे चलेंगे हम लोग फिर, डू इट। ओके फाइन, तो आज हम लोग यहाँ पे क्लास में स्टॉप करते हैं। तो आज हम लोग ने देखा कि अलग अलग गैसेस मीडियम में साउंड की वेलोसिटी क्या होती है, क्या उसका फॉर्मूला होता है, और कैसे उस पर क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, आसान से क्वेश्चन है। अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, फॉर्मूले अच्छे से देखोगे, और फॉर्मूले में क्या चीज़ें क्या है समझोगे, कभी गलत नहीं होगा। ऐसे ही क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएंगे, BHU BSc के एग्ज़ाम में, ठीक है। प्रैक्टिस करो, जम के प्रैक्टिस करो, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, नेक्स्ट क्लास में उसको मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है।
तो स्टॉप करते हैं, मिलते हैं इस क्लास में। तब तक अच्छे से प्रिपरेशन करो और कोई डाउट होगा तुमको पता है उसके लिए क्या करना है। ठीक है, थैंक यू।